कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में जय महावीर। आज के इस विशेष कार्यक्रम गोल्डन थ्रेड की एक और यादगार कड़ी में मैं आपकी होस्ट रेनू गुजरानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन व स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से आज हमारे माननीय अतिथि श्री संजय जी कोठारी, महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जसवंत कुमार जी जैन का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप दोनों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा की बात है। साथ ही मैं गोल्डन थ्रेड कार्यक्रम के सभी समर्पित पदाधिकारियों और उपस्थित दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महावीर इंटरनेशनल अपनी स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है 5 व 6 जुलाई को जयपुर में। इस स्वर्णिम अवसर पर संस्था अपने उन मजबूत स्तंभों की प्रेरक कहानियां, अनुभव और मार्गदर्शन इस गोल्डन थ्रेड कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी से रोज साझा कर रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए निसंदेह मार्गदर्शक बनेगी, प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। जैसे कि कहा जाता है कि हर संस्था की पहचान उनके लोगों से होती है और हर यादगार यात्रा में कुछ सुनहरे धागे होते हैं जो उसे हमेशा जोड़ कर रखते हैं। आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 सुनहरे धागे, श्री संजय जी कोठारी और श्री जसवंत कुमार जी जैन, जो वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य व सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा शिक्षा के केंद्र क्षेत्र में वह केंद्र है जो बेसहारा, झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। यह वह सेवा है जो न केवल प्रशंसनीय है बल्कि वंदनीय भी है। एक ऐसी मिसाल जो दिलों को छूती है और बदलाव की प्रेरणा देती है। मैं अपने लिए सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस मंच पर दोनों असाधारण व अनुकरणीय व्यक्तित्वों से रूबरू होने का अवसर मिला। आइए इन प्रेरक व्यक्तित्वों से उनके अनुभव व जीवन यात्रा को जाने व प्रेरणा लें। आप दोनों के परिचय से पहले मैं अपने महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा के प्रणेता व आधार स्तंभ आदरणीय डॉक्टर BC जैन साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी, जिनकी सकारात्मक सोच, दूरदृष्टि और सेवा भावना के कारण इस ट्रस्ट की नींव रखी गई। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके विचार, उनका सेवा भाव आज भी महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा के हर कार्य में जीवंत है। सेवा करने वाले चले जाते हैं, उनके कर्म समाज में अमर रहते हैं। जैन सर की यह संस्था ही उनका जीवंत स्मारक है। MI वडोदरा की चेयरपर्सन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला जैन आज भी उसी सेवा भावना के साथ संस्था के कार्यों में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही हैं। संस्था का संचालन आज भी उनके घर से किया जा रहा है। ये अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो स्वयं में सेवा को घर घर तक पहुंचाने का प्रतीक है। आपके एक बहुत ही चित परिचित
मित्र ने आपके व्यक्तित्व के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी और हमसे साझा की कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दर्शकों तक उनके व्यक्तित्व को इन पंक्तियों के द्वारा पहुंचाएं। तो मैं आपके सामने वो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी। जिनके मन से खूबसूरती है झांकती, जिनको नहीं जरूरतें बांधती, जिन पर किसी का न चलता था जोर, जो अंधेरी रात को भी कर देते थे भोर, जो नहीं मचाते थे सफलता पर शोर, बस पूरी ताकत से किसी भी संघर्ष को दे देते थे मात, सामने आई सभी मुश्किलों को कर देते थे आत्मसात। फैलाया जिसने गली गली फुटपाथों पर शिक्षा का प्रकाश, किया मार्गदर्शन, कराया उपलब्ध जीविकोपार्जन, किया अथक श्रम, बनाया निर्धन पर मेधावी बच्चों को सक्षम। कहना था जिनका जीवन एक अनवरत यात्रा, बाधाएं तो जिसमें आनी ही है, अगर मैं हार न मानूं तो बाधाएं सब बेमानी है, मुमकिन है सब कुछ मुमकिन है, दृढ़ संकल्प रहा जिनका, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को, अनुकरणीय व्यक्तित्व शख्सियत को मैं फिर से अपनी भावभरी श्रद्धांजलि प्रेषित करती हूँ। प्रकाश जी, मैं चाहूंगी आप डॉक्टर बीसी जैन सर का एक फोटो स्क्रीन पर लगाएं ताकि हमारे दर्शक भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। प्रकाश जी, मैम एक चलिए, ओके, ठीक है। हम डॉक्टर बीसी जैन को नमन करते हैं और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका किया हुआ कार्य हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और आगे बढ़ने की राह दिखाता रहेगा। धन्यवाद प्रकाश जी। अब मैं अपने परिचय की इस कड़ी में हमारे संजय जी कोठारी सम्मान्य अतिथि का परिचय देना चाहूँगी। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग में प्राप्त की, जिसके पश्चात आपने IIM बेंगलोर से MBA की डिग्री हासिल की। आप CR कोठारी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और मुंबई TECS में बिजनेस इकोनॉमिक्स विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। शिक्षा के प्रति आपके अटूट समर्पण और समाज सेवा की गहरी भावना ने आपको CR कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना के लिए प्रेरित किया। यह ट्रस्ट पिछले 27 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और अब तक 12,000 से अधिक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन और संसाधन प्राप्त कर चुकी है। आपकी यही सेवा भावना और महावीर इंटरनेशनल से आपको जोड़ लाई। वर्तमान में आप महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। यह संस्था अडॉप्टेड स्कूल्स, आशादीप, ओपन स्कॉलरशिप और कायाकल्प जैसे प्रेरणादायक परियोजनाओं के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों से लेकर स्नातक स्तर के छात्रों को सहायता प्रदान कर रही है। आपके शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए फरवरी 2000 में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन में आपको विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त गुजरात की प्रमुख औद्योगिक संस्था FCI द्वारा महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट को समाज सेवा के क्षेत्र में एक्सेलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे दूसरे सम्मान्य अतिथि श्री जसवंत कुमार जी जैन, आप पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और 1983 से आप इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 1987 से जैन एंड हिंडोजा चार्टेड अकाउंटेंट्स में पार्टनर के रूप में कार्यरत हैं।
आपको टैक्सेशन, स्टॉक ऑडिट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों और कॉर्पोरेट ऑडिट का गहरा अनुभव है। आपने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए स्टॉक ऑडिट्स का सफलतापूर्वक संचालन भी किया है। वर्तमान में आप पंचमहल स्टील लिमिटेड, रोटेक्स ऑटोमेशन लिमिटेड के बोर्ड सदस्य भी हैं। आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकारों में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। 2015 से आप महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़े और 2022 से ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में आप सेवाएं दे रही हैं। महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट एक पंजीकृत चैरिटेबल संस्था है जो 2001 से वंचित और जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित कार्य कर रही है। आपकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना से यह ट्रस्ट लगातार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्यरत है। सर, परिचय की कड़ी के बाद में मैं संजय सर से पूछना चाहूँगी। सर, जैसे हमें ज्ञात है कि आप पेशे से इंजीनियर हैं और आपने बहुत ही उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की। आपने देश विदेश के कई प्रतिष्ठित कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य किया है और कई बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा भी रहे हैं। इसके बावजूद आपने जीवन के 10-15 वर्ष समाज सेवा को समर्पित कर दिए और आज आप इस क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो सर, ऐसी कौन सी प्रेरणा या जीवन का मोड़ था जो आपको महावीर इंटरनेशनल से जुड़ने की प्रेरणा देता है? वह कौन सा क्षण था सर जिसमें आपने महसूस किया कि आप अपनी स्वयं की चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साथ महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्था से भी जुड़े? सर, आप साझा करें अपने विचार। सभी को नमस्कार और सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा रेणु जी कि आपने एक हमें अवसर प्रदान किया, यहाँ पे बुलाया। अपेक्स के सभी पदाधिकारी और संस्था की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमें एक अवसर दिया कि हम अपने महावीर इंटरनेशनल बड़ोदरा का जो गतिविधियां हैं उनका कुछ साझा कर सकें। आपने पूछा कि ये कौन सा क्षण था, तो क्षण ऐसा था कि मैं जब बड़ौदा में शिफ्ट हुआ 1997 में, तब से सीआर कोठारी ट्रस्ट का तो काम कर ही रहे थे। और एक दिन ऐसा रहा कि डॉक्टर बीसी जैन साहब, सरला आंटी, श्री वीएस कोठारी साहब, जिन्होंने ये अंकुर बोया था यहाँ पे, ये जो महावीर इंटरनेशनल बड़ोदरा चालू हुआ, ये श्री वीएस कोठारी साहब ने इसको अंकुरित किया। और उसके बाद 22 साल तक लगातार डॉक्टर बीसी जैन साहब ने इसका दृढ़ नेतृत्व किया। तो वो एक बार हमारे पास आए और बोले कि भाई आप भी संस्था से जुड़ जाओ। तो मैंने कहा कि अभी डॉक्टर साहब मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, अब यहाँ करूँ वहाँ करूँ एक ही बात है। बोले नहीं यार, एक बार आके जुड़ो आप। एक बार जब एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी तब उन्होंने कहा, मेरा कुछ उसमें हिचकिचाहट थी, तो बोले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, आप एज ए गेस्ट आ जाइए, इसके अंदर बैठो, आप देखो सही क्या होता है। और उस मीटिंग में जब मैं गया, वहाँ के कार्यक्रम को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वैसा ही यहाँ है और यहाँ पर एक बड़े रूप में एक कार्यक्रम हो रहा है, इतने मेंबर हैं और इतने एकजुट होके अपने पूरा तन मन धन से कर रहे हैं, तो हम भी इसी के पार्ट बन जाएं और इसको और आगे ले जाएं। तो करीब आज से 14-15 साल पहले मैं इस संस्था से जुड़ा और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, चाहे वो डॉक्टर बीसी जैन साहब हों, वीएस कोठारी साहब हों, जयंती भाई पंचाल हों और स्वयं जसवंत जी साहब हैं जो मेरे अग्रज भी बड़े भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनसे साथ काम करने में बहुत ही आनंद आता है। तो ये वो क्षण रहा और तब से मेरा जुड़ाव इस संस्था से है। जी सर, आपके अनुभव जाने कि हाँ, ये महावीर इंटरनेशनल के काम को देख के आपको लगा इस संगठन भी हमारा आपके जैसा ही अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत सारे लोगों का एक समूह है, तो आप इससे जुड़े और आप 15 साल से अभी तक लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जब सेवा संगठित होती है तो वह पूरे समाज की आत्मा बनती है और ये बात बिल्कुल आपकी बात से सार्थक होती है। अब मैं जसवंत सर से पूछना चाहूँगी कि सर, महावीर इंटरनेशनल का अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? इस संस्था से जुड़ने के बाद आपको क्या सकारात्मक परिवर्तन लगे और आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कुछ क्या परिवर्तन आया? सर साझा। नमस्कार सभी को 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रेणु मैडम, मेरा तो ऐसा था कि मेरे चाचा जी कांतिलाल जी पारक, वो शुरू में
इस महावीर इंटरनेशनल के सदस्य थे। तो उन्होंने मुझसे बात किया कि भी ये संस्था बड़ौदा में कार्य कर रही है और शिक्षण क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। तो उन्हीं के कहने से मैं फर्स्ट मीटिंग अटेंड किया था डॉक्टर साहब और सबके साथ में मिलके। तो वहाँ सबको मिला मैं, तो मुझे परिवार सा महसूस हुआ और तब से मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे अगर कोई संस्था ज्वाइन करनी है तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी संस्था है। वैसे बड़ौदा में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन सब में मैंने ये महावीर इंटरनेशनल को सबसे अलग पाया। तो उसकी वजह से मैं इसका सदस्य बन गया और शुरू से ही डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या उनके दिमाग में, शुरू से ही मेरे को उन्होंने रिसोर्सेज कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो उस समय तो इतना हमारा कोई बड़ा बजट नहीं था हमारे संस्था का। 2-5 लाख रुपया, हम लोग 10 लाख रुपया तक खर्च करते थे एजुकेशन के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए। फिर दिमाग में आया कि भाई इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मेरे ब्रदर थे मुकेश जी पारेख, मेरे यंगर ब्रदर, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि भैया अपन एक काम करते, एक ऑडिटोरियम में अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं और फंड रेज करते हैं। तो उन्होंने ये इनिशिएट किया था, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोग्राम और उसमें लोगों को जानकारी मिली कि महावीर इंटरनेशनल क्या कर रहा है। तो तब से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ने लगे और सबसे बड़ा मेरा प्रेरणा स्रोत है ये महावीर इंटरनेशनल ज्वाइन करने का, वो डॉक्टर पीसी जैन साहब है। उनसे मिलके इतनी एनर्जी आती है काम करने की, सब कुछ भूल के सबसे पहले महावीर इंटरनेशनल का काम करने का हम दिमाग में आता है हमारे। और अभी करीब मेरी एज 68 ईयर्स की हो गई है। मैंने करीब 40 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। तो अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत टाइम हम समाज सेवा के लिए भी हमको देना चाहिए। तो मेरा झुकाव इस तरफ थोड़ा अभी ज़्यादा अभी रह रहा है। इसके अलावा भी हम लोग एक दूसरी हमारी संस्था है जीवन ज्योति सेवा केंद्र ट्रस्ट, उसमें अपने जैन परिवारों को भी हम लोग फ्री राशन वगैरह हम लोग देते हैं। 250 परिवार है, तो उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये है मेरी ये महावीर इंटरनेशनल की कहानी। जी सर, जिस ढंग से आप महावीर इंटरनेशनल से जुड़े, जैसे आपने बताया कि आपको इसमें ऐसा महसूस हुआ कि एक परिवार की जैसे, तो कोई भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए ये भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक आपस में लगाव अगर है तो संस्था आगे बढ़ेगी और आप तभी इस वजह से ही इतने लंबे समय तक इस संस्था के साथ तन मन से जुड़े हुए हैं। आज आप बोल रहे हैं कि मैं काम छोड़ के अब मैं ये सोचता हूँ कि समाज सेवा के क्षेत्र में रहूँ ज़्यादा, और आप इसी वजह से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और समाज सेवा के काम कर रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप दूसरी संस्था के माध्यम से भी राशन देने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आप वो काम कर रहे हैं कि हम वहाँ रोशनी ले जाते हैं जहाँ अब तक सिर्फ अंधेरा था। तो आप उन लोगों के लिए रोशनी का काम कर रहे हैं, आप उनके जीवन को उजागर करने के लिए और थोड़ा सा प्रकाश में करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रयासों से। अब सर मैं एक चीज और बताना चाहूँगा जी, हमारी जो संस्था है महावीर इंटरनेशनल बड़ौदा, उसमें आप 50 से ज्यादा कपल जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक भी मेंबर फैमिली मेंबर नहीं है, यानी सारे जो मेंबर्स है बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे एक फैमिली है। बिल्कुल सर। और हर कार्य में सहयोग देते हैं, हर कार्य में, सारे में। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कपल जुड़े हुए हैं तो घर में भी एक माहौल बनता है सेवा का। आपके लिए एक वो रहता है कि फीमेल भी साथ में आपके साथ एक्टिव है तो जोश ज़्यादा रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं संजय सर से पूछना चाहूँगी कि सर हमें जैसे पता चला कि महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट अंडर प्रिविलेज बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सहायता जैसे महत्वपूर्ण कई परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। इन कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए न केवल एक दृढ़ संकल्प चाहिए बल्कि बड़ी मात्रा में मैन पावर की भी आवश्यकता होती है और साथ में एक मजबूत रणनीति की भी आवश्यकता होती है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे स्कूल और सामाजिक परियोजनाओं का सफल संचालन आप लोग किस प्रकार करते हैं, आपकी टीम किस तरह काम करती है और आप सब मिलकर इसे किस रणनीति से आगे बढ़ाते हैं सर?
ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया और इसके दो पहलू हैं, मैं उन पर रोशनी डालना चाहूँगा कि ये संस्था को आज हमारा एपेक्स का गोल्डन जुबली है और हमारा सिल्वर जुबली यस, ऐसा है। तो बधाई 25 साल आपको। हमें भी हो गए। अब इसमें जो सर्वप्रथम जो कार्यरत है कि संस्था आज तक चल रही है और किस तरह से चल रही है, तो जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी रहे डॉक्टर बीसी जैन साहब और जयंती भाई पंचाल, उनका जो एक विजन, दीर्घ दृष्टि रही, उन्होंने 5 प्रिंसिपल बनाए हमारे लिए और वो 5 प्रिंसिपल आज तक काम कर रहे हैं। पहला, किसी भी तरह जैसे जात पात धर्म लिंग का कोई भेद नहीं, और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब तक हम किसी आवेदक के घर पे नहीं जाते वो हमारा बेनिफिशियरी नहीं बनता। तो ये हाउस विजिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इस पूरे प्रकल्प में। क्यों है इसकी बात करेंगे हम। तीसरा, जब हम एक बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, चाहे वो जिस समय हो, चाहे वो 8वीं क्लास में हो, 10वीं में हो, छोटा बच्चा हो, वो तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक वो प्रथम डिग्री पूरी ना कर ले या जब तक उसको पढ़ाई करनी है या उसके घर में आर्थिक विषमता है। चौथा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पहले तो बिल्कुल जीरो थे, अब हमारे करीब जो जितना हम करते हैं उसका 1.5 से 2% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। बाकी जितना भी पैसा हमारे पास आता है वो सारा का सारा लाभार्थियों को जाता है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी फिलॉसफी भी है, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, वो ये कि जब ये हम काम करते हैं तो ये पूरे सह सम्मान के साथ काम करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि लाभार्थी और उसके परिवारों के स्वाभिमान को जरा भी ठेस नहीं पहुंचे। जिसका मतलब है कि ये कोई दान देने वाला और लेने वाला ये भावना नहीं आनी चाहिए। और जो फिलॉसफी है इस हमारी संस्था की, यहाँ की काम करने की, हम जिस कार्य को कर रहे हैं ये कोई दान, चैरिटी, फिलैंथ्रोपी, सोशल वर्क, गिव बैक, समाज सेवा, ये कोई नाम नहीं है हमारे काम। हमारे लिए यह कार्य समाज के प्रति हमारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन हम अपनी पूरी क्षमता के साथ करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी मेंबर जुड़े हैं इसमें, जैसा अभी श्री जसवंत जी साहब ने कहा, वो अपने पूरे तन मन धन से जुड़े हैं। जब ये दो बातें, एक हमारे प्रिंसिपल हमारे को क्लियर है कि आपको ये लाइन पर चलना, वो हमें बता दिया गया, उस लाइन पर हम चलने की कोशिश करते हैं। और फिलॉसफी इतनी बढ़िया दी है कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, अपना केवल कर्तव्य निभा रहे हो, और कर्तव्य को निभाना आपका जरूरी है। इस परिणाम से ये संस्था अभी तक आगे चल रही है और इसी से ये सारी जितनी परियोजनाएं निकल रही हैं उन सब में ये है। तो अब हमारे साथ बच्चा है वो भी निरंतर है और हमारी जो योजना चलती है वो भी जो शुरू हुई वो आज तक चल रही है। तो इस तरह से हम अपने काम को धीरे धीरे, और मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बीसी जैन साहब ने इस संस्था का 22 वर्ष तक लगातार जिस तरह से कुशल नेतृत्व किया, उनका जो दृढ़ संकल्प रहा और उनका जो करुणा और वात्सल्य रहा इस सब हमारे सबके ऊपर, ये उसी का परिणाम है कि जो संस्था कुछ 50,000 लाख रुपए से और 25-40 बच्चों से शुरू हुई, आज करीब 6,500 बच्चों को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्कॉलरशिप और अन्य तरीके से वितरित कर रही है। जी सर, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं। तो इसका जो मेन मोटो ये है कि आप अपने इस कार्य को कार्य नहीं समझ के कर्तव्य और उत्तरदायित्व समझ के कर रहे हैं और सबके स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए किसी को ठेस नहीं पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और जब आप कर्तव्य भाव से कोई भी कार्य करते हैं तो असंभव शब्द एक शब्द ही रह जाता है, और जब सेवा की भावना आपके मन में जुड़ जाए तो यही असंभव संभव बन जाता है। तो आपकी इस बात से ये जाहिर होता है कि आप लोगों ने असंभव कार्य को संभव अपने उत्तरदायित्व की भावना से ही करके दिखाया है। अब मैं जसवंत सर से पूछना चाहूँगी कि हमें जानने को मिला है कि आप लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों का डटकर सामना किया। अभी जैसे संजय सर ने बताया, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, सब तरह की चुनौतियाँ आती है इस तरह के संगठन में काम करते हैं तब तो। और जो लोग असंभव मानते थे, आपने अपने संकल्प और प्रयासों से उसको साकार करके भी दिखाया। हम जानते हैं कि समाज सेवा के किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए तन, मन और धन की आवश्यकता होती है। मन तो आप लोगों ने पूरा लगा दिया, तन भी आप लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा काम जिस स्केल पे आप करोड़ों में अब लोगों को स्कॉलरशिप और वितरित कर रहे हैं, इस काम के लिए तो एक बृहद स्तर पर धन की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है।
तो सर ये फंड आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या आपके मेंबर्स देते हैं या आपको कॉरपोरेट्स देते हैं या आपको कहीं और से अवेलेबल होते हैं? इस इतने बड़े अमाउंट के फंड को आप किस तरह से अरेंज करते हैं, सर बताएं। रेनू जी, सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि 5-7 साल पहले हम कोई भी एक प्रकल्प चालू करना चाहते थे, कायाकल्प प्रकल्प, तो उसमें करीब 40-45 लाख का बजट आ रहा था। तो उस समय सब मेंबर चिंतित हो गए कि भाई इतना पैसा लाएंगे कहाँ से अपन। तब हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे आप पैसे की चिंता क्यों करते हो, पैसा तो आ जाएगा, एक दफे आप काम स्टार्ट करो और आपका काम देख के लोग पैसा लगाने लग जाएंगे। तो उस समय वो 40 लाख की जगह हमारे पास 50 लाख करोड़ रुपया आ गया और वो प्रकल्प हमने बहुत अच्छी तरह से किया। और इसके अलावा हमारा जो कार्य है वो देख के हमारे साथ शहर के बहुत लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में। वो लोग ये हमारे जो इनिशिएटिव है वो देख के उनको इतना अच्छा लगता है कि भाई आप ये स्ट्रीट वाले बच्चे जो झोपड़पट्टी वाले बच्चे हैं उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले ऐसे बच्चों को आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हो और दूसरी भी संस्कार वगैरह दे रहे हो, एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सब देख के भी लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ और हमारे पास दान का प्रवाह आता रहता है। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे कॉरपोरेट जुड़े हुए हैं और ये सब चीज देख के ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनसे हमको CSR का काफी फंड आता है कॉरपोरेट से, जो अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कुछ कॉरपोरेट्स के लिए। तो उसमें से काफी फंड्स हमको मिल जाता है। और इसके अलावा फॉरेन करेंसी में भी काफी डोनेशन आता है। हमारे पास FCR अकाउंट है, उसमें भी काफी पैसा आता है। तो और वो भी ये जो बाहर से जो पैसा आता है उसके लिए भी डॉक्टर साहब और संजय साहब के अथाक प्रयास से ये सारा फंड हमको मिल रहा है। तो हम हर साल उत्तर उसमें प्रगति करते जाए। जैसे इस साल हम करीब 5.5 करोड़ रुपए हम लोग कलेक्ट करने जा रहे हैं। और इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ सर? यस सर, ऐड कीजिए आप भी। हाँ। फंड रेजिंग जसवंत जी साहब ने बताया इन तरीकों से आता है, लेकिन फंड रेजिंग की जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि इस फंड को रेस करते समय किसी भी तरह की हिचकिचाहट मांगने में नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की। क्योंकि ये फंड मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं संस्था के लिए एक अच्छे कार्य के लिए मांग रहा हूँ। ऐसा एक अनुभव मेरे जो बैचमेट था बिट्स का, उसने कहा, मैं उसको, मैं अमेरिका में है, मैंने उसको फंड्स के लिए कहा, एक बार कहा और उसके बाद दोबारा करने में मैं हिचकिचाया, ये पहली बात है। तो उसको भूल गया, उसको याद में आया, बोले संजय पैसे नहीं मांगे, क्या बात हुई? मैंने कहा यार एक बार कह दिया था तेरे को। ही सेड कि कभी बेशर्मी से पैसे मांगो, तुम कभी अपने लिए नहीं मांग रहे हो, दूसरों के लिए मांगते हो। तो पहली बात तब से सीखा कि हिचकिचाहट नहीं करना। और दूसरा, हमारे मेंबर खुद इतना पैसा देते हैं, तो सबसे पहले अपने मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, जिससे हमें बहुत मिलता है। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उन सबसे हम अपनी संस्था की बात करते हैं। अगर अच्छा कोई काम हम सोच रहे कर रहे तो करने में हर्ज क्या है? चाहे वो शादी का समय हो, चाहे कोई और समय हो, हमेशा संस्था की बात हमेशा करते हैं, सारे मेंबर्स की आदत ही। और चौथा, जो CSR की बात कही, वो ऐसा है कि हम CSR वालों के साथ, रेणु जी, पैसा नहीं मांगते हैं। हम उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आकर हमारे सारे कार्यक्रम को देखो। जैसे जसवंत जी साहब ने कहा ना कि वो आके जब देखते हैं तो पहले आप देख जाओ, उसके बाद आपको लगे कि संस्था को कुछ देना है तो फिर आप देना, उसके बाद नहीं है। और इन सब के बाद हमारे श्री जसवंत जी साहब और राजकुमार जी धूपिया साहब, वो अकाउंट इतना परफेक्ट रखते हैं और ट्रांसपेरेंट रखते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट्स के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, कि आप जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग सदुपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बराबर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, फिर पैसा आने में तकलीफ नहीं। तो इस तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि सभी जगह से, चाहे वो फॉरेन हो, हमारे दोस्त हो, हम फंड रेज करने की कोशिश करते हैं। कहना इंटरप्ट संजय जी? हाँ सर। हमारा 24-25 का
हिसाब अभी रेडी है, यानी अभी 15 तारीख हुई है, 15 अप्रैल तक कोई कॉर्पोरेट भी रिजल्ट आउट नहीं कर रहा है, हमारा रिजल्ट रेडी है 24-25 का। इतना ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम लोग अकाउंट्स में। जी सर, जैसा आपने बताया कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है आपके अकाउंट्स में, मतलब अभी बिफोर टाइम आपके अकाउंट्स रेडी हैं। दूसरा, आपका काम की विश्वसनीयता इतनी है कि लोग जब आपका काम देखते हैं, आपका काम बोलता है, लोग आते हैं आगे कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप सड़क पे रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और लोगों को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही जैसे संजय सर ने कहा कि हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, अगर हम संस्था के लिए पैसा मांग रहे हैं तो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खुल के मांगो, क्योंकि हम इतना जेन्युइन काम कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के लगा कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी संस्था के लिए फंड रेज करते हो तो अगर आपके काम में मतलब परिणाम है, उसका परिणाम अगर दिख रहा है और आपकी ऑथेंटिसिटी है तो आपको फंड आराम से मिलेगा, जिसके सोर्सेज आपने अभी बताए कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें कहीं से भी फंड मिल सकते हैं। अब सर, जैसे अभी आपसे मैंने पता किया, आप लोगों से बातचीत से पता चला कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी परियोजनाओं को आपने चालू किया जिनमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से आपने टीम वर्क करके इस बड़े प्रोजेक्ट्स को आप अंजाम दे रहे हैं, साथ ही किस तरह से आप फंड रेजिंग करते हैं, यह सब जानना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। और मैं सोचती हूँ हमारे आज जो उपस्थित दर्शक हैं उनके लिए भी ये बहुत मोटिवेशनल रहेगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण है। इतने विशाल स्तर पे जो फंड रेजिंग की जाती है वो आसान नहीं है, तो इसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साथ ही मैं ये बताना भी चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी कि महावीर इंटरनेशनल बड़ौदा को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में शिक्षा के क्षेत्र के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये उनके लिए, ये वडोदरा केंद्र के लिए और हमारे लिए भी एक बहुत गौरव का विषय है कि हमारा एक सेंटर इस लेवल पे काम कर रहा है, जो कि अपने आप में अनोखा है। ये अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी सेंटर इस स्तर पे ये कार्य नहीं कर रहा है। सर, मैं आपसे संजय सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी कुछ परियोजनाओं को लेकर, जैसे आपकी ओपन स्कॉलरशिप करके एक परियोजना है, सर इसके बारे में आप विस्तार से हमें जानकारी दें। ओपन स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारा फ्लैगशिप स्कीम है रेणु जी। इसमें इस साल हमने करीब 3,800 बच्चों को 3.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की है। और ये प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के लिए है जो बड़ौदा क्षेत्र में है और 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स उनके लिए ये प्रोग्राम है। इसका क्राइटेरिया ये है कि परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम हो और बच्चे के इमीडिएट पास्ट एग्जाम में 65% से ज़्यादा नंबर आए। दीज आर द 2 मेन कंडीशंस। तो इसके अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं उनके घरों पे हम जाते हैं, उसके बाद उसे फाइनल करते हैं और हमारा एक स्कॉलरशिप का मैट्रिक्स है, उसके आधार पर यह छात्रवृत्ति उन सभी जो बेनिफिशियरी हैं उनको वितरित की जाती है। तो ये हमारा प्रोग्राम सबसे बड़ा है जिस पे हम ये काम करते हैं। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा जो प्रोग्राम है कायाकल्प, विच इज़ कॉल्ड स्टार एंड शाइनिंग स्टार्स, ये वो विद्यार्थी हैं जिनके 85% से ज़्यादा नंबर आते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जैसे CA, MBA, BE, MBBS और कोई दूसरा, और 11th-12th साइंस के विशेष विद्यार्थी जिन्हें अधिक पैसे की आवश्यकता और इतने परसेंटेज आते हैं। तो उन सबको हम ज़्यादा आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। 50,000 से लाख रुपए तक भी हम एक बच्चे को 1 साल का दे रहे हैं। इससे उनकी पूरी जो पढ़ाई है वो निर्बाध चले, किसी तरह की इन 350-400 बच्चों को तकलीफ नहीं आए, नंबर 1। और नंबर 2, जो हम सब विद्यार्थियों, सब बच्चों के साथ करना चाहते हैं पर अभी हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि इन 350 विद्यार्थियों को मेंटोर मिले सेपरेट,
जिनको कभी भी कोई तकलीफ हो तो वो अपने मेंटोर के पास जा सके, उनसे बात कर सके और अपनी शिक्षा अनवरत चालू कर सके। इसके साथ इनको पूरा करियर गाइडेंस, काउंसलिंग दी जाती है और अंत में जब इनका फाइनल ईयर आता है तो इनके लिए जो पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, गुजराती से ये इंग्लिश में आते हैं, उनकी तैयारी, ये सारी बातें हम करते हैं। तो हमारे पास रॉ मटेरियल से लेके आज फिनिश प्रोडक्ट तक सब अवेलेबल है। इन्हीं जो हमारी ओपन स्कॉलरशिप है, इसमें से सैकड़ों बच्चे आज ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू ऐसे कोर्स करके पूरी दुनिया में कार्यरत हैं और हमें भी सहयोग प्रदान करते हैं या अपना समय देकर जो अभी भी लाभार्थी हैं उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ये हमारा ओपन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। जी सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही मोटिवेशनल प्रोग्राम है। मैं आप एक बार प्रकाश जी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो हैं हमारे पास जो इसके बेनिफिशियरीज रह चुके हैं, जिनको इसका लाभ मिल चुका है, हम उनका वीडियो अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो प्रकाश जी वो वीडियो जरा स्क्रीन पे चला दें आप। यस मैम। स्टडीज़ मेरा नाम अखिल सहरवाला है और मैं दाऊदी बोरा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन स्कॉलरशिप लेते टाइम मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। महावीर फाउंडेशन को फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी रिलीजन से हो, आप कोई भी जेंडर है आपका, महावीर सबको इक्वली ट्रीट करता है। मुझे भी हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी, अच्छी खासी मिलती थी। Hello, my name is Mansi Bhargavi and currently I am pursuing my computer engineering degree from Government Engineering College, Gandhinagar. I am a former KIACULT student. I have studied at KIACULT for 3 years from my 10th grade to 12th grade. So right now I am in my 3rd year and I am studying about my computer engineering degree. So when I was in 10th grade, so at that time I joined the KIACULT and that was the turnover point of my life, and from that I just I got the opportunity to have the resources in my hand, and there were so many teachers and mentors that were helping us. Hello, my name is Machi Pranay. Recently, I got admission at IIT Goa in Computer Science and Engineering. From class 9 to 12th, I studied at KIACULT, which is a project of Mahavir Foundation Trust. Since I joined at KIACULT, my entire life got changed. I ruled over my stage fear, worked on time management, and learned many things. जी, अभी जो वीडियो हमने देखा उसमें एक स्टूडेंट मेरे को जैसा ध्यान है, उनका नाम अखिल सहरवाला है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय से है। और ये चीज़ ये दर्शाता है कि हमारे जो महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा है, वो किसी भी धर्म, जाति, किसी एक विशेष के लिए नहीं कार्य करके, बल्कि एक हर व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो। सबको प्यार, सबकी सेवा, जियो और जीने दो के सिद्धांतों को वो सशर्त पालन कर रहे हैं। सर, मैं अब जसवंत सर से पूछना चाहूँगी सर कि आपकी फाउंडेशन की एक और विशेष परियोजना है आशा दीप, जो कि वास्तव में एक असंभव से लगने वाला कार्य को आप बहुत बड़े पैमाने पर संभव कर रहे हैं। कृपया हमें बताएं कि इस परियोजना में किन लोगों को आप लाभान्वित कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किस वर्ग के लोगों के लिए है, तथा इस योजना के अंतर्गत कितने सेंटर्स कार्यरत हैं, इसमें डेली रूटीन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। रेणु जी, ये आशादीप जो प्रकल्प है हमारा, इट इज फेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सब पब्लिक को जो अट्रैक्ट करता है, यही प्रोजेक्ट पब्लिक को अट्रैक्ट करता है हमारा। आज से 10 साल पहले हमने एक फर्स्ट सेंटर चालू किया था। यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसके नीचे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उनके बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो ऐसे 15-20 बच्चों को इकट्ठा किया और वहीं पे सेंटर चालू किया। और हमारे साथ एक जुइन दत्ता
जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है एजुकेशन के फील्ड में, उसने हमको काफ़ी उसके लिए हमको हेल्प किया उन्होंने। तो वहीं से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 1 से फिर हमने 2 किए, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 और आज 38 सेंटर काम कर रहे हैं आशादीप के। अभी इसका मेन पर्पस ऐसा है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जो फैमिली, उनके जो बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है पहले तो, और अगर वो शिक्षा मिलती भी है उनको, तो पर्याप्त नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों इन लोगों को अच्छी तरह से अपन पढ़ा नहीं सकते, 2-2.5 घंटा अगर इनको पढ़ाया जाए, और वो स्कूल जाने में भी उनको दिक्कतें आती थी। तो हमने सोचा कि हम स्कूल उनके घर के पास लेके जाते हैं। तो हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे 20-25 बच्चे इकट्ठे करते हैं और वहीं पे उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सिर्फ वहाँ पे पढ़ाने का कार्य नहीं होता है, उसके साथ-साथ में उनको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है और संस्कार वगैरह सभी ये सेंटरों में सिखाया जाता है। और ये जो हमारा आशादीप प्रोजेक्ट है, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लगा के 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते हैं और वो सभी एक जगह बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा जो होता है, उनको पहाड़े तक नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने उनको भी ये सेंटर में रखा उनको पढ़ाने के लिए। तो साथ-साथ में वो भी इनके साथ में वो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे 38 सेंटर है और सभी जगह अलग-अलग टाइमिंग होता है, स्कूल उनके स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से। अच्छा, दूसरा ये जितने भी सेंटर है, सभी सेंटर में हम लोग इनको पौष्टिक आहार देते हैं। बिल्कुल पैक आइटम होती है, पैक लंच होता है, पैक डिनर होता है, इस तरह से हम उनको खाना पहुँचाते हैं। इसके लिए बड़ौदा की एक कंपनी है सिलॉक्स इंडिया, वो उन्होंने ये सारा जिम्मा लेके रखा है। बिल्कुल टाइम टू टाइम उनको खाना पहुँच जाता है और ये सब खाना पहुँचाने के पीछे उनका करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये इसका हिसाब हमारे बुक्स में कहीं पे भी नहीं आता है, लेकिन ये हम 5 करोड़ जो खर्चा करते हैं, उसके अलावा ये 1.5 करोड़ और दूसरा खाने-पीने का खर्चा होता है। और उसके अलावा बच्चों को ड्रेस देते हैं, बैग्स, बुक्स, उनकी हर रिक्वायरमेंट वहाँ पे हम लोग पूरी करते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि उनको वहाँ पे मीन्स अच्छे संस्कार देने का काम हमारे टीचर्स करते हैं। हर एक सेंटर में 10 बच्चों के पीछे एक टीचर है, यानी एक सेंटर में 2 टीचर्स है और कई-कई जगह पे तो 4 टीचर्स है। और ये सारे टीचर्स को मॉनिटर करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा हुआ है। तो वो सारे जितने भी सेंटर है, वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करके हमको रिपोर्ट देती है। एवरी मंथ हमको रिपोर्ट आता है उनका। तो ये हमारा आशादीप प्रोजेक्ट का ये पूरा ब्यौरा है। संजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो संजय जी से मैं मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ रेणु जी। 38 सेंटर पर करीब 1000 बच्चे ये पढ़ रहे हैं और आप विचार करें कि 5 से 12-13 साल की उम्र के बच्चे 1st से 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे होती है क्लस्टर टीचिंग। जिस बच्चे को जितना आता है उसके हिसाब से उसका क्लस्टर बनता है, उसकी आयु के हिसाब से क्लस्टर नहीं बनता है। उसको कितना ज्ञान आज है उसके हिसाब से क्लस्टर बनेगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य इसके अंदर यह है कि लर्निंग आउटकम्स पॉजिटिव होनी चाहिए, कि बच्चा कुछ सीखना चाहिए। अगर अब जैसे आज 10 तक की गिनती आती है तो अब वो अगले 50 तक आए, फिर 100 तक आए, कहाँ तक के पढ़े आए, एग्जैक्ट उसको सीखना चाहिए। और इन सब का पूरा एक डेटाबेस हमने बना रखा है। रेगुलर टेस्ट होते हैं जिनका पूरा का पूरा हमारे पास एक्सेल शीट के ऊपर एक बच्चे की क्या प्रोग्रेस चल रही है वो साथ में हमारे पास है। और जो पौष्टिक आहार की बात की, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इसके अंदर, क्योंकि वो बच्चा उसके लिए अगर आएगा, उसके बाद हमारा काम है कि हमें उसके साथ क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई वो है संस्कार की, कि इन बच्चे ये मिट्टी वाले घड़े हैं। अभी बड़े बच्चों में तो हम कुछ कर पाएंगे या नहीं, वहां पे भी हमारी कोशिश है, लेकिन यहाँ पर हम निश्चित है कि हम जो इन्हें देंगे वो इतना जल्दी सीखेंगे। और इसी आशादीप का प्रकल्प का एक एडिशन है हमारा आशादीप मेंटर स्पॉन्सर प्रोग्राम। अब यहाँ पर
हम जब टीचर पढ़ाने लगे तो कहते कि बच्चे कुछ इतने मेधावी हैं कि इनको तो और बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलनी चाहिए, ये और प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो ऐसे हमने 90 बच्चे निकाले और उनको हमारे यहाँ एक सुरसागर जगह है, वहाँ में पूरी एक जगह मिल गई। वहाँ पे पूरी बिल्डिंग हमारी जो एक ट्रस्ट ने हमें दी है, वहाँ पर हम 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, आप विचार करें 90 बच्चों के लिए 10 टीचर, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसके ऊपर एक कमिटी और फिर आती है हमारा एग्जीक्यूटिव कमिटी का नंबर, उससे पहले आते हैं। और क्लासरूम ऐसे रंग-बिरंगे इस तरह से बनाए हैं, स्मार्ट क्लास टीवी, सारी कंप्यूटर लैब व्यवस्थित, सारे प्रोग्राम उनके लिए और उन्हें पूरा सपोर्ट दिया जाए कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आगे तुरंत जितना अच्छा कर सकें, वो करें। रेणु जी, भावना तो ये है कि 1000 बच्चों के साथ वही चीज़ की जाए, लेकिन कहीं न कहीं अटकते हम, धीरे-धीरे उस तरफ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहेगा। और एक बात, ये सब बच्चे जो हमारे आशादीप के हैं, हमारे अडॉप्टेड स्कूल एक अरीब परियोजना है, उसका हम एक प्रोग्राम करते हैं एनुअल कल्चरल इवनिंग, साल में 1 बार। बड़ौदा शहर का जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम और सब प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है वहाँ पे। अगर हम कभी आपको उसका एक क्लिप भी भेजेंगे, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। और जब वहाँ पे जो दर्शकगण बैठे हैं और उन्हें ये मालूम पड़ता है कि ये बच्चे सड़क से हैं और ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो कोई इस बात को बिलीव नहीं कर सकता। तो इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, ये जो प्रेरणा ये कार्य करने की मिलती है, वो इन बच्चों से जो सारे हमारे ये 6000 बच्चे हैं ना, ये हमको एनर्जी देते हैं कि हम इतनी कठिनाइयों में रह रहे हैं, हमारे पास रहने-खाने के लिए नहीं है, हमारे पास 8 बाई 10 का एक कमरा है जिसमें 6 जने रहते हैं? उसके अंदर रहकर भी हम इतना अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी को एक छोटी-सी भी अपॉर्च्युनिटी दी जाए, तो वो बच्चे कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है, ये बच्चे हमारे, चाहे आशादीप हो, चाहे ओपन स्कॉलरशिप हो, अडॉप्टेड स्कूल हो, ये हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और इनमें से जो बच्चे आगे निकल गए, वो उनको देख के तो फिर कोई भी कहेगा कि बहुत ही बढ़िया, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट ही सामने आ जाए, सीए हो गया बच्चा, एमबीए हो गया, तो फिर कुछ कहने की बात नहीं। तो वो भी हमें दिखता है और रॉ मटेरियल भी दिखता है। तो हमारे लिए ये हमें प्रेरित करते हैं कि आप जितना काम कर रहे हो, इसका जितना गुना करो, उतना ज़्यादा बढ़िया आपके लिए। सर, इतना अच्छा आपने बताया आशादीप के बारे में ना। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें। यस। ये एनुअल कल्चरल इवेंट होता है, हर साल होता है। उसी तरह से ये जो भी आशादीप के बच्चे हैं, करीब 1000 बच्चे हैं, उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ एक बिलाबोंग स्कूल करके है, उनका बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हर साल वो हमको वो ग्राउंड यूज करने को देते हैं। तो उसके जो जिस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे होता है, उसके अगले दिन ही उनका स्पोर्ट्स डे होता है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। तो वहाँ पे 800 से 1000 बच्चे आते हैं, सुबह 7 बजे बिल्कुल आ जाते हैं बच्चे। सबको नाश्ता कराया जाता है पहले, और उसके बाद में सारे स्पोर्ट्स इवेंट चालू हो जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझो कि हर एक अच्छी से अच्छी स्कूल में जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उससे भी बढ़िया हमारा ये इवेंट स्पोर्ट्स डे का होता है। और हर विनर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर को हम लोग प्राइज वगैरह देते हैं, जैसे ओलंपिक में प्राइज देते हैं, इस तरह से हम लोग उनको भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उनके लिए तो ये ओलंपिक से बढ़ के ही है, क्योंकि और दोपहर का खाना फिर खिला के बच्चों को फिर अपनी जगह पे पहुंचाते हैं, यानी लाने ले जाने का सब काम हम लोग करते हैं बच्चों को। सर, इस योजना के बारे में तो क्या बताएं, आपसे सुन के मैं एकदम अचंभित ही हो गई हूँ कि इस तरह की योजना आप चला रहे हैं और उसको इतने वृहद स्तर पर भी कर रहे हैं, जिसके अंदर आप पूरा पैकेज है, जिसके अंदर आप क्लस्टर टीचिंग कर रहे हैं, आप हर स्टूडेंट्स के ऊपर 10 के ऊपर एक टीचर है आपके, आप स्कूल टू डोर स्टेप आप ऐसा काम कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार निर्माण का भी कार्य कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी डाल रहे हैं, आप उनको अदर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड दे रहे हैं। उसके अलावा जो इनमें से भी जो मेधावी छात्र हैं, उनको आप अलग तरह से उनका कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको वो आज कई बच्चे उनमें से बड़े जॉब्स अचीव भी कर चुके हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आगे निकल भी गए हैं। तो सर, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है और वंदनीय कार्य है सर, कहूँगी मैं तो, कि इसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है। सर, अब समय की मुझे लगता है समय आगे बढ़ रहा है। एक और प्रोजेक्ट को मैं आपके लूँगी। संजय सर, आपका मैंने उपवन नाम से एक और प्रोजेक्ट
परियोजना पड़ी थी। सर आप कृपया, मुझे ये तो इससे पता चल रहा है कि ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, पर सर इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। उपवन हमने ये हमारी सबसे लेटेस्ट परियोजना है और उसमें ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के लिए तो कितना काम करें और अपना एपेक्स का भी एक बड़ा प्रोग्राम है वृक्षारोपण का। तो ये हमने शुरू किया ऐसे कि मियावाकी एक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक, जो एक छोटे से ही क्षेत्र में एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर सकती है बहुत छोटे समय के अंदर। ये है, इस तरीके से हमने ये उपवन बनाया और इसको करने वाली हैं अवनी जैन, जो एक मियावाकी सर्टिफाइड है, और डॉक्टर डीसी जैन साहब की वो डॉटर इन लॉ है। तो अभी बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको 4 प्लॉट दिए इस साल और बोला कि ये प्लॉट है, पानी और बिजली आपको दी जा रही है, बाकी सब काम आपको करना है। तो इस साल हमने इन 4 प्लॉट में जो 1800 वर्ग मीटर के हैं उनमें 5000 से ज़्यादा पौधे बोए हैं और जो अभी पहला किया था वो करीब 8 महीने पहले किया। इसकी विशेषता ये है कि ये 2.5 साल के अंदर करीब ऐसे हो जाएंगे, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा और पूरा एक घनघोर जंगल खड़ा हो जाएगा, जिससे कि आप समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जॉर्प्शन हो, ऑक्सीजन की मात्रा हो, ये पक्षियों का आना हो, ये सारी चीज इससे हो जाएगी। और विशेष रूप से छोटी जगह में ये काम करना शहरों के लिए बहुत ही उचित है। तो ये हमारा उपवन जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और अब इसके अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे ये काम कर दीजिए, हमारे पास जगह है या यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जगह है, तो वो भी हम उसे अब आगे बढ़ाएंगे। तो ये उपवन से रिलेटेड चीज है। और एक बात मैं अगर आपसे कहूँ, आपने पूछी नहीं लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ, आपकी इजाजत है रेणु जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मंच खुला है आपके लिए, हम तो आपको सुनने के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स को जानने के लिए बैठे हैं सर। हमारा जो अभी उपवन ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शिक्षा से थोड़ा निकल के है। हमारा सारा ध्यान शिक्षा पर है। शिक्षा पर ध्यान क्यों है? ये एक भावना हमारी जो एक शुरू से सोच रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हमने माना कि शिक्षा ही एक सबसे सशक्त माध्यम है जिससे कि समाज में रही आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दूर हो सकती है। ये जो गरीबी का जो चिरस्थायी चक्र है, पेरिनियल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, उसको हम तोड़ सकते हैं और इस देश के ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास में एक त्वरित गति प्रदान कर सके। ये 3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो शिक्षा से आती है। तो हमारे यहाँ की जो संस्था है MI वडोदरा, जो बड़ौदा का है, इसलिए हमारा सारा ध्यान शिक्षा पे केंद्र है और हम इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर बहुत सही कहा आपने, शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं और उपवन आपने एक नवाचार किया है जो भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि अर्बन सिटीज में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ एक सबके लिए प्रेरणा ही नहीं, एक आवश्यकता बन गई है। आपकी ये पहल मुझे लगता है कि न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित और संतुलित करने में मदद करेगी और ये हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता ही बन गई है कि हमें हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसके लिए बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब सर हमारी समय की कुछ सीमाएं हैं, तो मुझे लगता है समय अब कंप्लीट होने को ही है, तो मैं समापन की ओर लेती हूँ। मुझे पूछना तो बहुत कुछ था लेकिन समय मेरा इतना ही है। तो समय की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन सर आपसे ये साक्षात्कार करते हुए मुझे ये समय का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ बाकी रह गया है। फिर भी आपने जिस आत्मीयता से अपने व्यक्तित्व, महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना, उनकी योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यप्रणाली और सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी सेवाएं वास्तव में समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और महावीर इंटरनेशनल वडोदरा राष्ट्र केंद्र की सराहनीय परियोजनाओं को हमसे साझा किया। अंत में मैं 4 पंक्तियों से समापन करना चाहूँगी। सेवा की राह पर चल पड़ा कारवां, जहाँ थी खामोशी वहाँ गूंज उठा तराना। महावीर फाउंडेशन ने जब थामा हाथ, उम्मीदों ने फिर से लिखा नया फसाना। अंधेरों में दी आशा दीप ने रोशनी,
बिना कहे कर दी हर दर्द की गवाही, ना थमे ना झुके ना थके थे ये कदम, क्योंकि इरादों में थी इंसानियत सी नमी, क्योंकि इरादों में थी इंसानियत सी नमी। हर मुस्कान में छुपा है एक संघर्ष का नाम, हर बदली जिंदगी बताती है उनका काम। सलाम है उस सोच को, सलाम है उस सोच को, उस जुनून को, जो बना समाज के लिए एक जीता जागता पैगाम, जो बना समाज के लिए एक जीता जागता पैगाम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अब मैं अंत में अलका जी दुदोड़िया को आमंत्रित करना चाहूंगी। जैसा कि हम हर सेशन के लास्ट में हमारे दर्शकों से एक क्विज पूछते हैं और उसके एक विजेता को हम हमारे कार्यक्रम सैल्यूट में पुरस्कृत करेंगे। तो ओवर टू अलका जी दुदोड़िया। अलका जी हैं सर? शायद अलका जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं। ओके। कल की वार्तालाप का प्रश्न ये है कि श्रीमान देवेंद्र जी कछारा जो कल हमारे मेहमान थे, उनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ था। अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब था। सारिका जी, शिल्पा जी, आप देखें कि प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है। तब तक हम आज की वार्तालाप को उसके मुकाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया चालू रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा संजय जी और जसवंत जी भाई साहब, आप लोगों से बात करके बहुत पता ही नहीं चला समय कहाँ बीत गया। और आपके प्रकल्पों की बात करूं तो ऐसा लगता है कि जितना जानकारी लो, जितनी जानकारी बांटो, उसमें हम वह समाज को बेहतर बना सकते हैं। सर, तिलक नंदिनी जी का जवाब आया है 2010 से 2015। धन्यवाद तिलक नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जो एक विद्यालय खोलता है वो एक कारावास बंद करता है। तो कितना बड़ा समाज सेवा का प्रकल्प है ये। हम समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। समाज के अल्प सौभाग्यशाली लोगों को धर्म, जाति और लिंग जैसी मानव सर्जित योजनाओं से ऊपर उठकर शिक्षित कर उनको सक्षम बनाने में बेहतर समाज और देश की सेवा का सर्वश्रेष्ठ जरिया है। किसी ने सही कहा है कि आपके होने से अगर दुनिया खूबसूरत है तो आप सफल हैं। तो हम बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि बड़ौदा केंद्र एक सफल केंद्र है। बड़ौदा केंद्र के जो वीर और वीराएं हैं वो सफल है। और बड़ौदा केंद्र के प्रकल्प नियोजन, प्रबंधन और क्रियान्वयन का शानदार संगम है और किसी भी सामाजिक संस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत। वीर संजय जी ने जैसा बताया कि निसंकोच अनुदान मांगे, लेकिन देते समय ग्रहिता के सम्मान की रक्षा करते हुए नहीं। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है, संवेदना की पराकाष्ठा है। और पारदर्शिता के बारे में वीर जसवंत जी के विचार निश्चय ही करणीय है। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ससम्मान, ससानिध्य और सप्रेम सेवा, और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ, महावीर इंटरनेशनल की विशेषता है जिस पर हम सभी वीर वीराएं गर्व महसूस करते हैं, कर सकते हैं। वीर संजय जी कोठारी, वीर जसवंत जी जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय महावीर।